ये कहानी हम तक पहुंचाए झारखंड के रहने वाले दिनेश कुमार ने। तो चलिए सुनते हैं दिनेश कुमार की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं ये कहानी अपनी आप बीती सुना रहा हूँ, जो कि एक ताबीज़ की है, वो भी एक चमत्कारी ताबीज़ की। मुझे जो विश्वास नहीं था वो हो गया, बस एक चमत्कारी ताबीज़ के कारण। बात बहुत पहले की तो नहीं है, फिर भी थोड़ी पुरानी ज़रूर है। एक बार हम सभी, मेरा मतलब कि मैं और मेरे माता पिता और साथ में मेरी पत्नी भी थी, हम सभी ट्रेन पकड़कर रांची आ रहे थे। रांची में मेरी दुकान है। हम सभी बिहार के रहने वाले हैं और रांची में शिफ्ट हो चुके हैं। अब हम सभी रांची में रहते हैं। कोई काम पड़ता है तो गांव जाते हैं, नहीं तो गांव जाने की नौबत नहीं आती है। वैसे मेरा सारा खानदान गांव में ही बसता है, पर मैं ज़्यादातर यहाँ रांची में ही अपना छोटा सा दुकान चलाता हूँ और इसी वजह से हम यहीं पर शिफ्ट हो गए थे और इसमें मैं बहुत खुश भी हूँ। कभी कोई काम आ गया तो अपने गांव चला जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाता हूँ। गांव में मेरा एक घर भी है और ज़मीन भी है। गांव में हमारा पुश्तैनी घर है, जो हमारे बाप दादा की पीढ़ी से हमें चला आ रहा है, जिसे हम सभी दूसरे को बाटिये में दे दिए हैं, यानी कि किराए पर दे दिए हैं। वही खेती करता है और कुछ पैसे हमें दे देता है और हम सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। एक छोटा सा घर परिवार है और बहुत सारी खुशियां हैं। और इंसान को क्या चाहिए, जितना कमाता हूँ उतने में हम सभी का अच्छी तरह से गुजर बसर हो जाता है। मेरी शादी बिहार के एक छोटे से गांव में हुई है। एक बार की बात है, हम सभी बिहार में अपने गांव गए हुए थे। कुछ दिन तक गांव में रुकने के बाद हमें फिर से वापस आना था, जिस कारण हम सभी वापस आ रहे थे। ये घटना उसी वक्त की घटी, जो कि एक प्रेत आत्मा से संबंधित है। एक चमत्कारी ताबीज जो बहुत काम आया। जब हम सभी अपने गांव से वापस आ रहे थे तो ट्रेन में एक छोटे से स्टेशन पर जाकर रुक गई। गर्मी के दिन थे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ट्रेन के अंदर बहुत भीड़ थी, जिस कारण अंदर में बहुत उमस लग रही थी। ट्रेन भी एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुक गई थी। ट्रेन बहुत देर तक वहां पर रुकी रही। जब ट्रेन के अंदर बहुत गर्मी लगने लगी तो बहुत से यात्री ट्रेन से बाहर निकल गए। शाम भी हो चुकी थी और अंधेरा भी फैलने वाला था। मैं ट्रेन के बाहर निकला और एक पटरी पर बैठ गया। बहुत से यात्री ट्रेन से बाहर निकलकर पटरी पर बैठे हुए थे। मैं भी वहीं पर बैठकर सिग्नल क्लियर होने का इंतजार करने लगा। जब बहुत देर तक सिग्नल क्लियर नहीं हुआ तो मेरी पत्नी भी ट्रेन से बाहर निकली और इधर उधर घूमने लगी। वहां पर बहुत सारे औरतें और मर्द घूम रहे थे। मेरी पत्नी और कुछ औरतें आगे तक चले गईं। लगभग 2 घंटे के बाद सिग्नल क्लियर हुआ और ट्रेन सीटी मारी। मैं आवाज देकर अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। यहाँ तक के सब कुछ ठीक तक चल रहा था। सुबह ट्रेन रांची भी पहुंच गई। हम सभी अपने घर चले आए। यहाँ तक कि सब कुछ सही चल रहा था। कुछ भी अजीब सा मुझे नहीं लगा था। लेकिन उसके बाद हमारी परेशानी का आगाज हुआ। मैं सुबह अपनी दुकान पर चला गया और रात के समय वापस घर आया। रात का खाना खाकर सो गया और उसी रात लगभग 2 बजे रात को अचानक मेरी नींद खुली। मुझे लगा कि कोई कुछ बोल रहा है मुझे। मैं अपने बिस्तर से जागकर लाइट ऑन किया तो देखा कि मेरी पत्नी घर के कोने में बैठकर कुछ बड़बड़ा रही है। मैं तो सोच में पड़ गया और थोड़ा डरा भी कि आधी रात के समय इसे क्या हो गया। अब ये बड़बड़ा क्यों रही है और ये कोने में जाकर क्यों बैठ गई है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी का ये बिहेवियर, मेरी पत्नी का ये व्यवहार मुझे 1% भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं डर और खौफ की मिलीजुली कैफियत से आगे बढ़ा और उसके सामने गया। जैसे तैसे मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या हो गया है जो आधी रात के समय बड़बड़ा रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आखिर तुम चाहती क्या हो और ये सब क्यों कर रही हो। क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही मुझे, क्योंकि तुम इतनी रात को एक कोने में बैठकर बड़बड़ा रही हो। अजीब बात है, बताओ क्या हुआ मुझे। वो मुझे एक जोरदार झटका दी और बोली, यहाँ से जाते हो या नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि अब इसे क्या हो गया है। मैं फिर से उसके पास गया और बोला कि तुम्हें क्या हो गया है जो तुम्हारा बाल पूरा बिखरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि तुम होशो हवास में नहीं हो। तो मेरी पत्नी हो या कोई और। तो मेरी पत्नी बोली कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तुम मेरे पास से जाते हो या नहीं। मैं सोच में पड़ गया यार कि ये क्या अनाप शनाप बक रही है। और मैं उसे डांटते हुए बोला कि तुम इस नौटंकी को अब बंद करो और जाकर बिस्तर पर सो जाओ। वो मेरा बात कहाँ मानने वाली थी, वो तो उल्टा मुझे ही डांटने लगी। घर में शोर शराबा होने लगा। हम दोनों का शोर सुनकर मेरी माँ और पिताजी भी जाग गए। वो भी डांटने लगे और बोले कि इतनी रात गए, घर में ये कैसा शोर शराबा हो रहा है। वो आकर जब मेरी पत्नी की हालत देखे तो समझ गए कि मेरी पत्नी के ऊपर जरूर कोई आत्मा का वश हो चुका है या फिर यह हवा बला के चक्कर में आ चुकी है। मेरी पत्नी की हालत भी ऐसी हो गई थी कि मानो कोई अनजान आदमी देख ले तो डर ही जाए। बाल बिखरे हुए, आंखें लाल हो चुकी थी। किसी के कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था।
मेरे पिताजी मुझे घर की एक तरफ बुलाकर बोले कि लगता है बेटा इसे कुछ हो गया है, जरूर किसी भूत प्रेत का साया इसके ऊपर आ चुका है, तभी ये ऐसी हरकतें कर रही है। मेरे पिताजी की बात सुनकर मुझे भी लगा कि जरूर इसे कोई भूत प्रेत ही पकड़ लिया है। अब इतनी रात को किया जाए तो क्या किया जाए, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ था। किसी तरह रात बीतने का इंतजार किया जाए। जब सुबह हुई तो मैंने एक झाड़ फूक करने वाले ओझा के पास जाने का सोचा। मैं ओझा से अपनी पत्नी के बारे में बात की। ओझा जी मेरे घर आए और मेरी पत्नी को देखते ही समझ गए कि इसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। वो बोले कि तुम्हारी पत्नी को चुड़ैल ने पकड़ लिया है, जिसके कारण वो ऐसी हो गई है। ओझा जी को देखते ही मेरी पत्नी चिल्लाई और बोली इसे घर से बाहर निकालो, मैं इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती हूँ। पर मेरी पत्नी को हम सभी रस्सी से बांध चुके थे, जिस कारण वो अपनी जगह से उठकर किसी को कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना ही किसी के ऊपर हमला कर पा रही थी। ओझा जी उसकी झाड़ फूक शुरू कर दिए। मेरी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। ओझा जी मेरी पत्नी के बाल पकड़कर 2 मुक्के मेरी पत्नी के पीठ पर दे मारे और पूछे कि तुम कौन हो और इसके शरीर में क्या कर रही हो। पहले तो वो कुछ बताना नहीं चाह रही थी, पर जब ओझा जी मेरी पत्नी के बाल पकड़कर घुमाने लगे तो वो बोली कि बताती हूँ। फिर मेरी पत्नी बोली कि मैं इसे रास्ते में मिली थी, यह औरत ट्रेन से कहीं जा रही थी, पर ट्रेन रास्ते में एक छोटे से स्टेशन के पास रुक गई। मैंने इसे वहीं पर देखा था और इसके शरीर में मैं आ गई। अब से मैं इसके शरीर में ही रहूंगी। ये औरत मुझे अच्छी लगी और अब मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। ओझा जी बोले कि यह संभव नहीं है, तुम्हें इसके शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो मेरी पत्नी के अंदर जो आत्मा थी वो बोली कि आप जो भी कुछ कर लीजिए, मैं इसे छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। मैं इसे भी ट्रेन से कटवा दूंगी और अपने साथ रखूंगी। अब तो हम सभी को बहुत चिंता हो गई और हम सब बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि वो चुड़ैल खुली चेतावनी दे रही थी ओझा जी को, और उससे कैसे पीछे छुड़ाया जाए ये तो हम सबको अभी पता नहीं था। ओझा जी उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, अपने मंत्रों के जाप से उस पर पढ़कर फूंक रहे थे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब हम सब बहुत चिंता में थे कि कहीं इसकी बात सच हो गई तो ये सच में मेरी पत्नी को कहीं ले तो नहीं जाएगी। उसके बाद ओझा जी ने अपने मंत्रों का जाप करके मेरी पत्नी के ऊपर फूंका। मेरी पत्नी बहुत ही जोर से चिल्लाई और कहती कि आप जो भी कुछ करना है कर लो, पर मैं इस औरत को छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। सुबह से शाम हो गई, ओझा जी झाड़ फूंक करते रहे और उस चुड़ैल की आत्मा मेरी पत्नी के शरीर से नहीं निकली। ओझा जी मेरी पत्नी को कभी कभी मुक्के से पीठ पर मारते भी थे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ओझा जी अब अंत में जब थक गए तो बोले कि लगता है आत्मा बहुत ढीठ है, ये ऐसे नहीं मानेगी, कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। अब हम सभी को भी बहुत चिंता हो चुकी थी। ओझा जी अपने घर चले गए। मेरी पत्नी अब भी रस्सियों में बंधी हुई थी। पूरी रात निकल गई, फिर से सुबह हो गई। हम सभी सोच में पड़ गए कि नहीं पता कैसे ये बला हमारे घर चला आई है। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि मेरी पत्नी को भूत पकड़ लिया है, किसी चुड़ैल का साया है मेरी पत्नी के ऊपर। सुबह ही मैं अपने घर से दुकान की तरफ जा रहा था कि मेरे मोहल्ले के चचा जी मुझे बुलाए और बोले कि बेटा थोड़ा रुकना। मैं रुक गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी को कोई भूत प्रेत पकड़ लिया है क्या? मैंने बोला कि हाँ। उन्होंने एक ताबीज़ मुझे दिया और बोले कि तुम घर जाकर ये ताबीज़ अपनी पत्नी के गले में लटका देना, ये अजमेर शरीफ का ताबीज़ है। देखो इससे कहीं वो बुरी आत्मा तुम्हारे पत्नी को छोड़कर चले जाए। मैं इस उम्मीद से अपने घर वापस चला आया और जैसे ही उस चमत्कारी ताबीज़ को अपनी पत्नी के गले में डाल ही रहा था कि मेरी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो चिल्लाने लगी और बोली कि इस चमत्कारी ताबीज़ को यहाँ से दूर कहीं फेंक दो, अगर मुझे पहना दिया तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ज़बरदस्ती उस ताबीज़ को अपनी पत्नी के गले में पहना दिया। ताबीज़ पहनते ही मेरी पत्नी बिल्कुल ठंडी पड़ गई और रोने लगी। रोते हुए वो बोली कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मैं तुम्हारी पत्नी के शरीर को छोड़कर चले जाऊंगी, पर अपने घर का रास्ता भटक चुकी हूँ, अब इधर उधर भटकना नहीं चाहती हूँ, तुम मुझे इसी स्टेशन के पास छोड़ दो। अब हम सभी सोच में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है, कि हम सभी इसे वहाँ पर कैसे छोड़ सकते हैं। मेरी पत्नी के अंदर जो आत्मा थी वो बोली कि मैं इसे कुछ भी नहीं करूँगी, बस तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। हमने ये तय किया कि अपनी पत्नी को फिर से उसी स्टेशन के पास ले जाऊँगा और मैं उसके बाद वहाँ से वापस उस स्टेशन पर जाने का टिकट कटवाया और वापस गांव जाने का सोचा। अपनी पत्नी को फिर से उस स्टेशन के पास ले गया। जैसे ही मैं अपनी पत्नी को स्टेशन के पास ले गया, वैसे इस चुड़ैल की आत्मा मेरी पत्नी को छोड़कर चले गई। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई। फिर हम सभी वहाँ से वापस अपने घर रांची चले आए। अगर मुझे चमत्कारी ताबीज़ नहीं मिलता तो शायद वो चुड़ैल की आत्मा मेरी पत्नी को नहीं छोड़ती। मैं उस चमत्कारी ताबीज़ को चूम लिया और वापस उस चचा के पास आया और उन्हें दिल से धन्यवाद दिया, जिनकी वजह से मुझे अजमेर शरीफ का चमत्कारी ताबीज़ मिला था।